आदरणीय निर्णायक मंडली, आप सभी को झारखंडी जोहार। मैं बमभोला उपाध्याय, कुमार कालिदास मेमोरियल महाविद्यालय, पाकुड़ जिला से आजादी के 75वें वर्ष में भारतीय लोकतंत्र के विषय में अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत हूं। इस वर्ष देश अपनी आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है महोदय। इस वर्ष आजादी का 75वां महोत्सव एक विशेष गौरव का पल है। इस वर्ष आजादी का 75वां महोत्सव भारत के लिए विरल उपलब्धि है। यह आजादी का 75वां वर्ष संपूर्ण बलिदानियों के बलिदानों का विश्वास है, तो स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणाओं का अमृत है महोत्सव। संपूर्ण भारत के राष्ट्रवाद के विचार के साथ साथ आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 75 वर्षों में हम सभी भारतवासी विश्व के सामने इस बार किस तरह के भारत का परिदृश्य स्थापित करते हैं, यह हमारे लिए अब नैतिक जिम्मेदारी है महोदय। देश की आजादी, अखंडता एवं विविधता में एकता जैसे मूल्यों से लेकर जन जन में राष्ट्रवाद की भावना को जीवंत रखने के पीछे अगर हम किसी की सबसे अहम भूमिका मानते हैं तो वह भूमिका लोकतंत्र की है महोदय। लोकतांत्रिक शक्तियों के कारण भारत का हर एक नागरिक न सिर्फ अपने अधिकार बल्कि अपने कर्तव्यों को भी जानकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को समझकर अपनी भूमिका का अदा पूरी तरह से करने में सक्षम है महोदय। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष के आईने में भारत के लोकतंत्र को देखते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब के रूप में हमें भारत एक जीवंत लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है महोदय। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति ही है कि देश की आजादी से लेकर अब तक पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद यह लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता आया है। किस तरह राष्ट्रहित और लोकतंत्र के जनहित के मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष एक साथ होकर नए नए संशोधन, नए नए कानून को लेकर आता है, यह देश के रूप में परिपक्वता और लोकतंत्र को और सशक्तिकरण प्रदान करने का एक स्पष्ट उदाहरण है महोदय। आज हम विश्व के सामने एक सुपर पावर बनकर खड़े होने की ओर अग्रसर है। हम प्रयास कर रहे हैं कि विश्व के सामने भारत की एक अच्छी छवि जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतंत्र में जन की भागीदारी, जनता की भागीदारी को लेकर एक स्वप्न देखा था और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौरी से पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना की थी, शुभारंभ की थी, इससे ताकि पंचायती राज के माध्यम से गांव के ओर से ग्राम पंचायत के माध्यम से, प्रखंड के ओर से पंचायत समिति के माध्यम से और जिला के ओर से जिला परिषद के माध्यम से लोग और गांव के युवा, गांव के प्रतिनिधि ही अपने समाज का नेतृत्व कर सके महोदय। और यही आज भारत के गौरव और लोकतंत्र का प्रतीक है महोदय। आज हमारा देश स्वाधीनता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हुए लोकतंत्र को और अधिक मजबूत प्रदान करते हुए हम आज यह गर्व से कह सकते हैं कि अमेरिका जैसा समृद्ध देश लोकतांत्रिक होने के बावजूद युवाओं को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार में 150 साल लगा देता है, लेकिन हम अपने आजादी के साथ ही अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार देते हैं। 21 वर्ष से घटाकर जो मत देने का अधिकार है 18 वर्ष कर दिया जाता है 20 दिसंबर 1988 को महोदय। यह देश के भागीदारी में युवाओं की भूमिका को किस प्रकार से समझा जाता है और देश के युवाओं से किस प्रकार का आशा किया जाता है, यह लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका का स्पष्ट उदाहरण है। महिला सशक्तिकरण का, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का महोदय, मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि महिलाओं को बराबर अवसर देने का प्रयास ही है कि आज ओलंपिक जैसे विश्व के प्रतिस्पर्धा खेलों में आज जब भारत के पदक का खाता खुलता है तो भारत की बेटी गर्व के साथ भारत के राष्ट्रगान के साथ खड़ा होती है और वह अकेले नहीं, भारत की सभी बेटियों का प्रतिनिधित्व करती है महोदय। लोकतंत्र के गौरव का इससे बड़ा विषय क्या होगा कि आज हम न सिर्फ भारत के लोग के लिए, आज जब हम कोरोना वैक्सीन बनाते हैं तो संपूर्ण विश्व के लिए बनाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, कृण्वन्तो विश्वमार्यम के सिद्धांत के साथ आज जब हमारा देश परमाणु संपन्न होता है तो हमारा परमाणु संपन्न होना, हमारा राष्ट्रवाद विश्व के किसी भी देश के लिए खतरा का सूचक नहीं है, बल्कि विश्व के शांति और एकता का सूचक है कि अगर विश्व के किसी भी देश पर किसी तरह का आंच आया तो भारत समर्थन में सबसे आगे खड़ा है महोदय। आज युवाओं से अनेक तरह की अपेक्षा की जा सकती है। हम यह नहीं कहते कि लोकतंत्र में सूचना का अधिकार, मनरेगा जैसी योजनाएं जिनकी नियत और नियम बिल्कुल साफ है, लोक कल्याणी योजनाएं हैं और लोगों के कल्याण के लिए लगी है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं, लेकिन लोकतंत्र के अधिकारों का बारंबार अगर हम महत्व बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह भी बताना अपना जिम्मेवारी समझते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों में थोड़ा तो थोड़ा हास हुआ ही।
आज हम वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हाँ, हम लोग आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे, आप बने रहें सर। बिल्कुल महोदय। अच्छा बताइए, हमारे संविधान में या अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुछ उदाहरण दिए जिसमें आपके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है अपने आदेशों के बदौलत, सुप्रीम कोर्ट ने? जी महोदय, जी महोदय, बिल्कुल मैं इस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि वर्तमान में अभी हाल ही के कुछ दिनों में जो इस बार जो लोग संसद के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करने गए थे, 43% लोग थे जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि रहा था। कई लोग मतलब 88% लोग करोड़पति थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को और चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है कि उनका जो डाटा है वो चुनाव आयोग के पोर्टल पर चढ़े। अगर आपराधिक प्रवृत्ति है, उनका क्या धारा है, किस धारा के तहत है और वो उनको टिकट क्यों दे रही है। इस ओर महोदय लोकतंत्र के सुधार में एक प्रतिनिधि का जो स्पष्ट छवि होता है जनता के सामने, ये देने का प्रयास माननीय एक और बताइए। जी महोदय, वर्तमान हाल फिलहाल जो कुछ अगर ऐसा एक और महोदय अभी संज्ञान में एक ही है, आ नहीं रहा। ठीक, आपको क्या लगता है कि आपके संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दे रखा है और क्या उसका अनुपालन हो रहा है? आज भी जमीनी स्तर पर देखें तो महिलाओं को अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। ग्रामीण पंचायत के परिवेश में अगर हम देखते हैं, जहां पर महोदय महिलाओं के लिए आरक्षित सीट किए गए हैं, वहां पंचायती राज की ओर में मुखिया का चेहरा तो महिला ही है, लेकिन महोदय उन्हें व्यवस्थित और नियंत्रित करने का शक्ति आज भी कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से पुरुष वर्ग ने अपने हाथों में ले रखा है। और यही इस स्तर पे अगर हम सुधार करें तो लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पसूचित प्रश्न क्रमांक 1, माननीय सदस्य श्री बम भोला उपाध्याय, आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है। अपना पूरक प्रश्न पूछें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। उत्तर तो प्राप्त हो गया है, लेकिन इतने गंभीर प्रश्न को बहुत ही हल्के ढंग से लिया जा रहा है। साइबर क्राइम आज राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड इसका केंद्र बनता जा रहा है। माननीय मंत्रालय सरकार कहती है कि सरकार के लिए यह पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अगर चुनौती नहीं है तो इसका आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? सरकार इसके लिए क्या कर रही है और यह चुनौती क्यों नहीं है? किस स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि यह आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदया, हम यह नहीं पूछ रहे हैं कि यह क्या करते हैं। हमारा सीधा सा आपके माध्यम से प्रश्न यह है कि साइबर क्राइम के मामले में अब तक राज्य के किस जिले में, किन थानों में कितने गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस विभाग को इसको रोकने के लिए किस स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि गिरफ्तारी में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार इस पर क्या कर रही है कि साइबर क्राइम रुके, वृद्धि न हो, साइबर क्राइम पर हम विराम लगा सके, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय सदस्य। धन्यवाद महोदया। मेरा आपके माध्यम से माननीय सरकार और सदन से यह अनुरोध है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सभी जिलों में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि एक और हम महिला शिक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और अपने परिवेश को देखते हैं तो स्नातक के बाद उच्च शिक्षा के लिए दूसरे जिले में जाकर के छात्राओं के लिए पढ़ाई करना, प्रतिदिन क्लास करना, यह संभव नहीं है। इसलिए राज्य के प्रत्येक जिलों में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था हो, ये आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ। जोहार अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। इस विधेयक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्या है? अगर पहले से कानून बनाए गए हैं वन को लेकर, पेड़ काटना अपराध की श्रेणी में आता है, कानून तो पहले से बना है महोदया। आप बिना अनुमति के पेड़ नहीं काट सकते, ये इस कानून पहले से। इस विधेयक में नया क्या है? यह केवल सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए इस विधेयक को लाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पहले से लाए गए विधेयक को, जो कानून पारित हो चुका है, जो कानून पहले से है, उसको वह अनुपालन नहीं कर पा रही है या करवा नहीं पा रही है। इस विधेयक में कहीं भी जनजातीय समूह,
आप वन बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह झारखंड जनजातीय बहुल क्षेत्र है, यह भूलना नहीं चाहिए। जो लोग हमारे वन को बचाते आए हैं उनको कौन बचाएगा? हमारी सदस्या ने कहा कि उनके जीविकापार्जन का भी ख्याल रखना चाहिए। प्राथमिक उपचार की जो जनौषधि वनौषधि की परंपरा रही है कि वन औषधि के द्वारा जनजाति समूह प्राथमिक उपचार करते आए हैं। आप अगर माननीय सदस्य कह रहे हैं पक्ष के कि प्रवेश वर्जित हो जाएगा, अगर उनका प्रवेश वर्जित हो जाएगा तो वो जनौषधि कहां से लेकर के आएंगे, वनौषधि कहां से लेकर आएंगे, उनका जीविका कैसे चलेगा? इस पर विचार की आवश्यकता है महोदया। इसलिए पूरे विपक्ष की ओर से मैं इस विधेयक का भी पुरजोर विरोध करता हूं। माननीय सदस्य श्री बम भोला उपाध्याय। अध्यक्ष महोदया, इस विधेयक में वृक्ष संरक्षण के पक्ष का मैं पक्षधर हूं। वन बचने चाहिए, लेकिन माननीय सरकार ने वन बचाने वालों का कहीं जिक्र नहीं किया। वन तो बच जाएगा, लेकिन यह झारखंड जनजातीय बहुल क्षेत्र है। जिन जनजातीय समुदाय ने अपने खून मेहनत के पसीने से वन जंगल जमीन को बचाए रखा, आज हम उनके विषय में नहीं सोच रहे हैं। उनके जीविकोपार्जन का क्या होगा? हम साफ रूप से बोर्ड लगा दे रहे हैं कि प्रवेश वर्जित है। अगर वो उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे महोदया, तो जिस जनौषधि के द्वारा जनजातीय पारंपरिक पद्धति के तहत प्राथमिक उपचार होता है वो कहां से करेंगे? महोदया, माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि हम जमीन क्यों दें? महोदया, यह प्रश्न का क्या औचित्य है? यह झारखंड जनजातियों का है, हम उनका जमीन उन्हें नहीं देंगे तो किसे देंगे? यह भी विचार करने लायक प्रश्न है। यह विधेयक दूरदर्शी नहीं होगा अगर हम जनजातीय भाइयों के विषय में नहीं सोचेंगे। उनके जीविकोपार्जन का क्या होगा? जनजाति भाइयों के ओर से मैं चंद पंक्तियों में बात कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वो यही कहेंगे कि पेड़ मुझे हसरत से देखा करते थे, मैं जंगल से पानी लाया करता था, मेरा परिवार बचाया करता था वन को, और वन हमारा परिवार बचाया करता था। धन्यवाद महोदय।